नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान बेंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ पर सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या राज्यपाल किसी विधेयक को हमेशा के लिए रोक सकते हैं और क्या इससे निर्वाचित सरकार राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर हो जाएगी। सीजेआई पीआर गवई ने कहा कि अगर विधेयक को पहली बार रोकने पर वह मृत मान लिया जाए तो यह राज्यपाल की शक्ति और विधायी प्रक्रिया दोनों के खिलाफ होगा। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल केवल डाकिया नहीं है, वे राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके पास स्वीकृति देने, रोकने, राष्ट्रपति को भेजने या पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि रोकने की शक्ति का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 200 में यह विकल्प दिया गया है। इस पर न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया को गतिरोध सुलझाने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि एक बार रोकने पर मामला समाप्त हो गया। बेंच ने माना कि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कई विवाद और मुकदमे हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र ने कुल मिलाकर प्रभावी ढंग से काम किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जैन समुदाय को पर्युषण पर्व के दौरान 10 दिनों तक मुंबई में बूचड़खाने बंद रखने की मांग पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की बेंच ने कहा कि वे समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन बेंच ने सवाल किया कि उन्हें बूचड़खानों को 10 दिनों तक बंद रखने की मांग करने का अधिकार कहां से मिलता है। बता दें कि जैन समुदाय ने पीएमसी आयुक्त के 14 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बूचड़खाने सिर्फ 2 दिनों 24 और 27 अगस्त के लिए बंद करने की बात कही गई थी। अदालत ने पीएमसी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय की। पीएमसी ने कहा कि सरकार पहले ही साल में 16 दिन बूचड़खाने बंद रखने का प्रावधान कर चुकी है और देवनार बूचड़खाना पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए जरूरी है। सुनवाई में जैन पक्ष ने तर्क दिया कि पर्युषण पर्व अहिंसा का प्रतीक है और इस समय बौद्ध धर्म के खिलाफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारत और रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए रूसी कंपनियों से भारतीय कंपनियों के साथ और गहराई से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहल और भारत का तेज शहरीकरण व आधुनिकीकरण विदेशी व्यवसायों के लिए बड़े अवसर खोल रहे हैं। जयशंकर ने बताया कि भारत को विश्वसनीय स्रोतों से अधिक संसाधनों की जरूरत है और उर्वरक, रसायन, मशीनरी व बुनियादी ढांचे में रूसी कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने माना कि भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन व्यापार सीमित और असंतुलित है। इसे संतुलित करने के लिए और प्रयास चाहिए। यह बयान उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसमें आधा लागू हो चुका है और बाकी 25% 27 अगस्त से लागू होगा। वहीं रूसी अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि राजनीतिक स्थिति के बावजूद भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और भारत के संबंध खतरे में हैं और ट्रंप की नीतियां चीन को रोकने की बजाय भारत को दूर कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को चीन की बढ़ती ताकत का सामना करना है तो उसे भारत को प्राथमिकता देनी होगी। हेली का बयान ऐसे समय आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीद जारी रखने के कारण 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जो कि 27 अगस्त से लागू होगा। हेली ने माना कि भारत की तेल खरीद से रूस को मदद मिल रही है, लेकिन भारत के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करना रणनीतिक भूल होगी। उन्होंने कहा कि चीन के प्रभाव को चुनौती देने वाला अकेला देश भारत है, जो सप्लाई चेन और रक्षा सहयोग में अहम भूमिका निभा सकता है। हेली ने ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी से सीधे वार्ता कर गलतफहमियां दूर करने की भी अपील की। बांग्लादेश ने भारत से अपील की है कि प्रतिबंधित राजनीतिक दल अवामी लीग की गतिविधियों को भारतीय धरती पर रोका जाए। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली और कोलकाता में अवामी लीग के दफ्तर खोले जाने की रिपोर्ट्स ने सरकार का ध्यान खींचा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अगर भारतीय धरती पर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक प्रतिबंधित दल से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियां करते हैं या दफ्तर खोलते हैं तो यह बांग्लादेश की जनता और सरकार का सीधा अपमान है। बयान में कहा गया कि ऐसी गतिविधियां भारत और बांग्लादेश की दोस्ती, सहयोग और आपसी भरोसे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बांग्लादेश ने भारत सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है ताकि किसी भी नागरिक को बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां करने या प्रतिबंधित दल को समर्थन देने की इजाजत न मिले और अवामी लीग के दफ्तर तुरंत बंद किए जाएं।
भारत ने बांग्लादेश के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसका बयान अनुचित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि भारत में अवामी लीग से जुड़े लोगों की किसी भी तरह की बांग्लादेश विरोधी गतिविधि की जानकारी सरकार को नहीं है और न ही ऐसा कोई कदम उठाया गया है जो भारतीय कानून के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी विदेशी देश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों को अपनी धरती से होने की अनुमति नहीं देता। साथ ही भारत ने दोहराया कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द मुक्त, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव होना जरूरी है ताकि जनता का जनादेश साफ हो सके। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने विधानसभा और विधान परिषद में इसकी घोषणा की। इस निर्णय के साथ अब कर्नाटक, हरियाणा और तेलंगाना के बाद देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसने 101 अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण लागू किया है। कैबिनेट ने जस्टिस एच.एन. नाग मोहनदास आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए संशोधित सिफारिशें लागू की हैं। सरकार ने तय किया है कि लेफ्ट सेक्ट मादिगा और राइट सेक्ट होलिया को 6% आरक्षण मिलेगा, जबकि बंजारा, कोरजा, भोवी और घुमंतु समुदायों को मिलाकर बनाई गई तीसरी कैटेगरी को 5% आरक्षण दिया जाएगा। इस फैसले को दलित नेताओं और टिप्पणीकारों ने सिद्धरमैया की अहिंदा नेता की छवि को मजबूत करने वाला कदम बताया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि घुमंतु समुदायों को बड़ी जातियों के साथ जोड़ने से उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। इसराइल ने गजा पर नियंत्रण की नई कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसे लेकर दुनिया भर में कड़ी आलोचना हो रही है। इस्राएली सेना ने दावा किया कि उसने गजा सिटी के पहाड़ी इलाकों पर कब्जा कर लिया है और जैतून व जबालिया जैसे इलाकों में सैनिक तैनात कर दिए गए हैं ताकि पूरे शहर पर नियंत्रण की तैयारी की जा सके। यह अभियान रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज की मंजूरी के बाद शुरू हुआ और जल्द ही सुरक्षा कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। वहीं इस कदम से फिलिस्तीनी नागरिकों पर गहरे असर की आशंका जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस सैन्य कार्रवाई की आलोचना की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास ने इसराइल पर आरोप लगाया है कि वह युद्ध विराम समझौते को तोड़ रहा है और निर्दोष नागरिकों के खिलाफ बर्बर युद्ध छेड़े हुए है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.